नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। वाराणसी से खबर आ रही है। पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। आज प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सड़कों को सजाया गया। झालरों की रोशनी से जगमग हुई बनारस की सड़कें। झालरों की रोशनी से जगमग हुआ फुलवरिया 4 लेन। काशी तमिल संगम 2 के कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। फुलवरिया 4 लेन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम के आगमन को लेकर काशी वासियों में दिखा उत्साह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, जिससे पहले बनारस की सड़कों को सजाया गया है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे प्रधानमंत्री। नमो घाट भी जाएंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का यह कार्यक्रम रहने वाला है। वाराणसी में नमो घाट पर मां गंगा को प्रधानमंत्री नमन करेंगे। काशी तमिल संगमम 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान जो है काफी अहम दौरा रहने वाला है। दौरे के दूसरे दिन विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी का वाराणसी पर जो है दौरा है और काशी तमिल संगमम 2 के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जो है तैयारियों को लेकर काफी लोगों में उत्साह दिख रहा है इस दौरे को लेकर, और पूरी तैयारियां की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे जुड़ गए हैं। विकास, कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो है पीएम मोदी वाराणसी से पहुंचेंगे और उसके बाद वो वहां पर गाड़ी के द्वारा यानी कि काफिले से जो है ना पहुंचेंगे, जहां पर वो बच्चों से मिलेंगे और बात कर जानेंगे कि आखिर जो पूरा जो भारत है, भारत की यात्रा है, उसका जो पड़ाव है आखिर कहाँ तक पहुंचा है, और उनसे बातचीत जो तो वो उसका भी अवलोकन करेंगे। और एक बात फिर से वापिस से जाकर पूरा जो भारत संकल्प यात्रा उसका भी अवलोकन करेंगे। इनका दौरा गंगा घाट कितने बजे से प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं? देखिए, गंगा घाट शाम के जो है आगमन वाराणसी में दोपहर 3 के बाद से कार्यक्रम है। घाट पर आपको बता दें कि नंबर इसका पूरा जायजा तय बन रहा है तो क्या नहीं हुआ है और काफी जो नाम है और कहीं ना कहीं तो मिल सकते हैं ऐसा। जी विकास, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है और यहाँ तैयारियों को लेकर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां की गई है। सड़कों को झालरों से सजाया गया है और झालरों की रोशनी से पूरा वाराणसी जगमगा रहा है। तो पीएम मोदी जो है उनका वाराणसी दौरा है और यहाँ तमाम तरह की तैयारियां जो है की जा रही है। क्षेत्र को कई सारी परियोजनाओं की सौगात भी वो दे सकते हैं और काशी तमिल संगम पर जो है वो जाएंगे। यहाँ इस दौरान नमो घाट भी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, जहां इस तरह की तमाम तैयारियां की गई है। लगातार झालरों से जो है सड़कों को सजाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं और इसको लेकर तैयारियां की गई है। पूरे वाराणसी को जो है सजाया गया है।
और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लखनऊ दौरा। आज अटल स्वास्थ्य मेला का उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संयोजक नीरज होंगे शामिल। महानगर अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। राजाजीपुरम P&T ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अटल स्वास्थ्य मेला का उपराष्ट्रपति उद्घाटन करने वाले हैं और यह उनका लखनऊ दौरा है, जहां अटल स्वास्थ्य सेवा का वो उद्घाटन करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संयोजक नीरज भी शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लखनऊ दौरा है। और बढ़ते हैं आगे। बीते 13 दिसंबर को सुरक्षा में सिंधमारी की बड़ी घटना हुई थी। लोकसभा की कार्यवाही के समय दोपहर के करीब 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए, जिस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जिन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा में सिंध पर राजनीति भी लगातार जारी है। सुनिए किसने क्या कहा। सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है। लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। मेरे साइन पर कोई आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो 4 उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? ये भी तो देख लीजिए। तो यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। अब ये सब होने के बाद बोलते कि इतने 4 दिन से मीटिंग कर रहे थे, फुलां कर रहे थे। अरे भैया, आपको पहले क्यों नहीं मालूम होता? पेगासस डाल देते आप उन लोगों में, सब में। ये आपकी नाकामी है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उनके अंदर जिन्ना का जिन पैसा हुआ है। वो केवल मुसलमान देखते, और भारत सरकार के नजर में आतंकवादी की कोई जात और धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी होता। उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। ये ओवैसी के लिए हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए हो सकता है। ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। कई जो लोग पकड़ाए हैं उसमें कई कांग्रेस दूसरे दलों के भी अच्छे मधुर संबंध रहे, ये बात भी उजागर हुई है। तो जांच गृह मंत्रालय उस पर कर रही है। फांसी वाला जो रास्ता तैयार होता है बक्सर जेल में, हमारे यहाँ मैंने आपातकाल में उस फांसी की रस्सी को भी तैयार करने में सहयोग तैयार किया था। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को सह देते हैं, तो निश्चित रूप से शिनाख्त करके ऐसे लोगों को गले में उसी रस्सी से बांधा जाएगा ताकि दोबारा उनकी बोली ना निकले। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया।
जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस के सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को जबरदस्ती, जो कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है, इसमें मैं क्या करूं। और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव द्वारा संसद में हुए सुरक्षा के चूक के मामले में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पूरी सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, विपक्ष इसको बहुत हल्के में ले रहा है। अखिलेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत होने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह 2024 के बाद पता चल जाएगा। अखिलेश अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं, अभी टिकट घोषित हो गए तब भी एक दूसरे का गर्दन तोड़ेंगे। स्पीकर महोदय ने पार्लियामेंट में और हमारे पूरी सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, विपक्ष इसको बहुत हल्के में ले रहा है। स्पीकर महोदय ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब विपक्ष हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक नहीं है और वो जांच चल रही है और वो उसके अधिकृत माननीय स्पीकर महोदय हैं, वही पार्लियामेंट में उसका जवाब देंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं यूपी में जमीन से जुड़े मामलों में बढ़ रही हत्याओं पर लगाम लगाने के लिए और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर राजस्व चकबंदी के मामलों को जल्द निपटाने के लिए डेडलाइन जारी की गई है। रोड मैप भी तैयार है, जिसके आधार पर लापरवाही करने वाले और काम न करने वाले अधिकारियों की छुट्टी तय है। ऐसे में 25 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। तैयार हो रही सभी डीएम कमिश्नर की रिपोर्ट कार्ड। अगले 10 दिन राजस्व मामलों की होगी समीक्षा। फिसड्डी कमिश्नर डीएम नपेंगे, गिर सकती है गाज। 18 कमिश्नर 75 डीएम का तैयार होगा लेखा जोखा। यूपी में जमीनी विवाद में होने वाली हत्याओं पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। योगी ने राजस्व चकबंदी के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। बकायदा इसके लिए रोड मैप और डेडलाइन भी तय कर दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिम्मेदारी सौंप दी है कि ये काम जल्द से जल्द निपटे। इतना ही नहीं, इन मामलों के निपटारे में लापरवाही करने वाले फिसड्डी कमिश्नर और डीएम भी हटाए जाएंगे। 25 दिसंबर तक अभियान चलेगा और खराब प्रदर्शन पर जवाबदेही भी तय की जाएगी। योगी सरकार ने राजस्व और चकबंदी में लंबित पड़े मामलों को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया है। सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मंडलों में जाकर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये अभियान 15 से 25 दिसंबर तक किसी भी हाल में पूरा करना होगा, जिसमें 18 कमिश्नर और 75 डीएम का लेखा जोखा तैयार होगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। पहले चरण में 5 कमिश्नर और 5 डीएम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राजस्व संबंधी विवाद समाप्त हो, उनका समाधान हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिश्नर्स हैं और जो कलेक्टर्स हैं उनको आदेश दिए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि जिन जिलों में ये विवाद पाए जाएंगे, इनका निपटारा नहीं होगा, उन अधिकारियों के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। सुशासन को साकार करने के लिए लोगों की जवाबदेही तय करना, वो चाहे कलेक्टर हों, कमिश्नर हों या मातहत अधिकारी हों, ये आवश्यक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो सुशासन साकार हो रहा है, उसके पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्शन है और जो उनकी अधिकारियों पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, ये एक बड़ा कारण।
यानी फिसड्डी मंडलायुक्त, डीएम, एसडीएम और तहसीलदारों को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। खराब प्रदर्शन करने वालों को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। 7 साल हो गए, क्या मिला प्रदेश को? सिर्फ बेरोजगारी मिली, भ्रष्टाचार मिला, उत्तर प्रदेश अपराध का जंगल राज बन गया, दलितों पर अत्याचार होता रहा, अधिकारी भ्रष्टाचार में जमकर लगे हुए हैं, जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार में निकाला जा रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हर मोर्चे पर विफल हो चुके हैं। अब अधिकारियों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है, 2024 में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि हाल ही में कई बार देखा गया कि यूपी में मामूली जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो जाता है। ऐसे में इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने राजस्व चकबंदी के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इसका असर अगर धरातल पर दिखता है तो यकीनन अपराध पर भी लगाम लगेगी और अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के छठे समन के बाद भी पेश न होने के बाद अब ईडी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम हेमंत को वारंट लेकर गिरफ्तारी पर भी प्लान ऑफ एक्शन जारी है। इसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या सीएम हेमंत अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन को 6 बार ईडी की ओर से सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस तलब भी किया, लेकिन अब तक सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सवालों से बचते नजर आए। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर अब ईडी की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की संभावनाओं के बीच सीएम हेमंत सोरेन इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या गिरफ्तारी के वारंट के लिए कोर्ट भी ईडी जा सकती है, और इस बात का आभास खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हो गया है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग, हमारे जात परिस का लोग, उन लोगों का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं मंच से। सूत्रों की माने तो ईडी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट और कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ईडी के 6 सम्मन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने सम्मन की हर तारीख पर जवाबी पत्र को भेजा, लेकिन वो एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। ईडी अब उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी करवाने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर कानूनी विशेषज्ञों से विचार भी कर रही है, जबकि बीजेपी आक्रामक हो रही है और सीएम के खिलाफ कानून की तौहीन करने के जुल्म में उन्हें बर्खास्त करने तक की मांग कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री ये गलती कर रहे हैं और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, अब राज्य की जनता इस बात को भाली भांति समझ रही है। अगर वो गड़बड़ नहीं किए हो रहते तो फिर भागते नहीं, सीना तान करके पहुंचते ईडी ऑफिस।
लेकिन चूंकि इन्होंने इतना गड़बड़ किया हुआ है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है जवाब देने को, तो इसलिए कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं। भाई कब तक भागेंगे? अब तो लगता है वो भागते भागते वो हटवार ही आप पहुंच जाएंगे हेमंत सोरेन। इसलिए अच्छा ये होता कि वो हाजिर होते, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते। सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सवाल ये कि क्या ईडी अब हेमंत सोरेन पर कोई बड़ा एक्शन लेगी? सवाल ये भी कि 6 बार सम्मन को ठुकराने के बाद अब कानून का हंटर चलने वाला है। और सवाल ये भी कि क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? यकीनन अगर ईडी एक्शन लेती है तो आने वाले दिन हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। मगर सवाल ये कि क्या सीएम खुद को कानून से बड़ा समझ रहे हैं या फिर जानबूझकर भ्रष्टाचार के कथित मामले में वो झारखंड की अस्मिता से इसे जोड़ रहे हैं और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।